सिखाएंगे। आज है वीडियो नंबर 11 और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए और एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया है एंड फाइनली आ गए हैं लास्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलिए देखते हैं ये क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी। A joint stock company is an association of person, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी, जो कि फॉर्म हुआ है बिजनेस एक्टिविटी कैरी करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंड हैज ए लीगल स्टेटस, जिसका स्टेटस लीगल है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। तो देखिए इसको समझते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली कुछ नहीं, ये कंपनी है जो बहुत कुछ लोग मिलके कुछ लोग हाथ मिलाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और ये एक लीगल स्टेटस है क्योंकि ये अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट में आता है, उसके एक्ट से आपका फॉर्म होता है। इट इज सेट अप अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो जैसे ही ये एक्ट के तहत फॉर्म होता है तो ये एक लीगल स्टेटस बन जाता है। ये अपना एसेट, ये अपना जो भी ये अपना मान लीजिए कुछ एसेट परचेज करनी है तो ये अपने नाम पे कर सकती है, लायबिलिटी अपने नाम पे रख सकती है, तो ये लीगल स्टेटस एक बन जाती है इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स मेंबर। मतलब मेंबर अलग है, मेंबर्स आर डिफरेंट एंड द कंपनी इज डिफरेंट, अलग अलग हो जाती है। तो इसीलिए लिखा गया है ये कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी बोल लो, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल लो, एक ही बात है। ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी, जो कि फॉर्म किया गया बिजनेस एक्टिविटी कैरी करने के लिए एंड हैज ए लीगल स्टेटस, और लीगल स्टेटस है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। एक और डेफिनेशन यहां पे देख लो आप। A company is a company can be described as an artificial person। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे पर्सन क्या है, पर्सन तो सांस लेता है, चलता है, लेकिन ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एक पर्सन के जैसे ही ये अपना नाम पे एसेट खरीद सकता है, लायबिलिटी ले सकता है, इश्यू कर सकता है। सो एंड हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी है ये। मतलब मेंबर अलग है, फॉर्म अलग है, कंपनी अलग है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब आता है कि एग्जिस्टेंस इसका इफेक्ट नहीं करेगा। कोई अगर मेंबर छोड़ के चला जाए या फिर कोई किसी का डेथ हो जाए तो इससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। परपेचुअल सक्सेशन में ये चलता रहेगा। एंड ए कॉमन सील, और इसका एक थप्पा है, एक मोहर है जो कोई भी डील होती है तो उसको लगाया जाता है। तो एक कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए आर्टिफिशियल पर्सन। ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन की तरह सांस नहीं लेता है, चलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने नाम पे एसेट खरीद सकता है, लायबिलिटी ले सकता है, स्यू कर सकता है। तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेपरेट है, मेंबर से ओनर इज डिफरेंट, कंपनी इज डिफरेंट इन द आई ऑफ लॉ। परपेचुअल सक्सेशन, इसका जो भी एग्जिस्टेंस है इफेक्ट नहीं करने वाला है किसी के डेथ हो जाने से या इंसॉल्वेंसी हो जाने से। एंड कॉमन सील, और इसका एक अपना कॉमन सील होता है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। इट इज सेट अप अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कौन से एक्ट में इसको सेटअप किया गया है? 2013। पहले था, इसके पहले 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956। अब इसको हटा के 2013 लाया गया है। इसको अभी नहीं, तो अभी 2013 चल रहा है। अब देखिए कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है कि शेयर क्या होता है। ये सब टर्म है जो कि जानना जरूरी है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शेयर क्या है? कोई भी एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। इसको मैं आप कर देता हूं, कैपिटल चाहिए। इनिशियली स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए। तो हम लोग एक आदमी से तो कैपिटल ले नहीं सकते हैं ज्यादा, तो क्या होता है, ये कैपिटल को ही टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है ये कैपिटल, और ये छोटे छोटे शेयर जो टुकड़ों में बटा हुआ है छोटे छोटे, इसी को बोलते हैं हम लोग शेयर। ये सब एक एक क्या है? शेयर है। ये सब एक एक आपके शेयर हो गए। कैपिटल जो है ना उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और ये समझ लो कुछ भी नहीं है, एक आपका कार्ड है, समझ लो एक कार्ड है, कोई आपका शेयर है। तो यहाँ पे लिखा गया, अब आप उस कॉन्सेप्ट समझिए, आप समझ में आ गया होगा कि शेयर क्या होता है। कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़ों को बांट दिया जाता है, कंपनी को कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़ों को ही शेयर बोला जाता है। ए कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड शेयर।
कंपनी के कैपिटल को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसको शेयर बोलते हैं। फिर है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कौन होते हैं ये लोग? तो कंपनी को चलाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो कुछ लोग, जब वो लोग को क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर दोज हु कंट्रोल ओवर द बिजनेस, बिजनेस को कंट्रोल करता है। तो मान लीजिए एक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है। तो ये जो तीन, एक हो गया तो डायरेक्टर हो जाएगा। एक मान लो मैं अब यहाँ पे एक है, तो ये डायरेक्टर है, और ये तीन है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें डिफरेंस समझिए, एक हो गया डायरेक्टर और दो, एक से ज्यादा हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इसे मैनेजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनेजर भी कहा जाता है। आप मैनेजर बोल लो, आप मैनेजर बोल लो। और शेयर होल्डर इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर ही इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बाहर के हो गए या अंदर के हो गए, ये इलेक्ट कर सकते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए तो शेयर होल्डर इलेक्ट करते ही हैं। और मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर परचेज करना नेसेसरी है कि नहीं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले जो था, अभी तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 ये नेसेसरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर खरीदना ही पड़ेगा। एक मतलब किसी शेयर खरीदने वाले को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा। लेकिन पहले जब 1956 एक्ट था, तो कम से कम एक शेयर भी बोर्ड ऑफ, मतलब जो शेयर होल्डर था, जो भी था, एक शेयर भी खरीदना पड़ेगा, तभी वही जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन पाएगा। सो ये है आपका कॉन्सेप्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इसके बाद हम लोग करेंगे फीचर्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आपका और क्लियर हो जाएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। धीरे धीरे फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशन सब चीज जानने के बाद ही पूरा 100% क्लियर होता है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप कंटिन्यू देखते रहिए, सीरियल वाइज देखते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला फीचर क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। डेफिनेशन में भी था यही बात, सिंस ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी किसने बनाया है? लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013। तो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट कैन sue, it can take loan in its name, it can purchase asset। तो ये एसेट खरीद सकता है, लोन ले सकता है अपने नाम पे, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, it can't breathe, it can't talk, but it can take asset, it can purchase asset in its own name। So ये सब चीज आ जाती है। तो it's a very important thing, important features। Number second one is separate legal entity। A company acquires separate legal existence in the eye of law। कंपनी इज डिफरेंट एंड द ओनर इज डिफरेंट, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है। जैसे ही लॉ, ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, दोनों अलग है। मान लो क्या बोलते हैं, हाँ, लॉ के नजरों में ये दोनों अलग है। मान लीजिए कोई छोड़ के चला जाता है, तो ये भी आगे है परपेचुअल सक्सेशन में कि छोड़ के चला जाता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी में। तो these both are different। A company acquires a separate legal existence in the eye of law। Number third is formation। The formation of a company is time consuming। इसका formation time consuming है, expensive है। बाकी समय क्या था, sole proprietorship, Hindu and family partnership, it's very easy to form, ease of formation। But here the case is different। यहाँ पे थोड़ी documentation ज़्यादा है, थोड़ा मतलब आपका ये expensive है, फिर आपका complicated process है, थोड़ा long process है। It's a long process, it's not a short process। So formation is not a easy। Perpetual succession, it has a permanent existence, it is not affected by death, insolvency, coming and going of the member। अगर कोई मेंबर छोड़ के जा रहा है, कोई मर गया, कोई कुछ, किसी को कुछ हो गया, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी को, ये जहां है वो वहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन, और ये भी डेफिनेशन में था। लायबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट which I always told you, liability, the liability of the member is limited। member का जो liability है वो limited है। जैसे तो जैसे शेयर होल्डर भी ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो शेयर होल्डर का लायबिलिटी, मान लो अगर कंपनी में कुछ हुआ तो उसे पर्सनल से थोड़ी ना जाएगा,
वो जितना लगाया है, मान लो 10,000 इन्वेस्ट किया हो तो 10,000 जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, जो भी मेंबर्स हैं, आर लिमिटेड। पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैक नहीं किया जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है, बस जितना टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने उतना तक ही रहता है बाय द कंपनी, बाय देम इन द कंपनी। सो इट इज ए लिमिटेड लायबिलिटी, एकदम याद रख लीजिए, लिमिटेड लायबिलिटी। कॉमन सील, एक थप्पा रहेगा जो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट वर्क हो उसमें लगना है, और किसी किसी कंपनी का नहीं भी रहता है। तो एक कंपनी में और मे नॉट, में और मे नॉट, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हैव ए कॉमन सील। इफ कंपनी हैज ए कॉमन सील अगर है, इट मस्ट बी अफिक्स्ड टू द डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर वर्क हो रहा है तो उसमें उसका थप्पा या लगेगा, उसका स्टाम्प, ठीक है। सो ये है आपका फीचर्स। अब देखते हैं इसके फायदे और नुकसान। तो पहले फायदे की तरफ आते हैं। सो ये देखते हैं पहले नंबर 1, लिमिटेड लायबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा मेरिट है, बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, पर्सनल एसेट नहीं जाने वाला। द लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज ऑफ ए कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड। जो भी शेयर होल्डर होंगे, शेयर होल्डर मतलब जो पैसा लगाता है, तो जो पैसा लगाएगा उतना तक का वो अमाउंट रिस्क में है, बाकी पर्सनल एसेट नहीं जाएगा। मान लो 1 लाख का शेयर खरीदा तो 1 लाख तक का तो रिस्क हो सकता है, 1 लाख तक डूब सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। परपेचुअल सक्सेशन, इट एंजॉय परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इट एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेट रिटायरमेंट। अगर मान लो यही चीज है, बार बार फीचर से ही आ रहा है, सब फीचर से लिमिटेशंस भी आता है, फीचर से मैच भी आता है। तो कोई अगर डेथ हो जाता है, कोई छोड़ के चला गया, कोई रिटायर हो गया, कोई मतलब इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन ये चलता है, चलता था, चलता ही रहेगा, परमानेंट एग्जिस्टेंस है इसका। सो ये बहुत बड़ा मेरिट है, बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। स्कोप फॉर एक्सपांशन, जैसे बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्कोप नहीं है ज्यादा एक्सपांड करने का। सो प्रोप्राइटरशिप अकेला कैपिटल लेके आता था, फिर पार्टनरशिप में 3-4 पार्टनर थे, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स है ना बहुत ह्यूज, बहुत वाइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको अगर आपको चाहिए, आपको कैपिटल की जरूरत है, आप शेयर होल्डर मतलब आप पब्लिक को इशू कर सकते हो शेयर, तो वहां से पैसा बहुत ह्यूज अमाउंट में आपका आता है। तो एक कंपनी हैज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक पब्लिक। मेन तो यही है, मेन तो पब्लिक ही काफी है, बाकी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन फ्रॉम बैंक तो मिल जाएगा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो इतना हैवी कोलेटरल कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से देंगे? तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो दे देगी। सो और पब्लिक तो है ही, तो मेन तो पब्लिक ही काफी है जो कि कैपिटल इंक्रीज कर दे। सो ये आपका स्कोप फॉर एक्सपांशन। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब ये तो सीए, सीएस कोई भी प्रोफेशनल्स को रख सकते हैं, तो यहाँ का किसका क्या है? मैनेजमेंट प्रोफेशनलिज्म हो जाएगा। कंपनी कैन एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स, जो जिसमें स्पेशलिस्ट है, क्योंकि ये सैलरी दे सकते हैं, इनके पास उतना कैपेसिटी है कि ये सैलरी पे कर दे, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, तो ये सैलरी पे कर देते हैं, इसलिए ये कितने भी प्रोफेशनल रख सकते हैं, एक नहीं 10 रख सकते हैं। सो ये है इन डिफाइंड एरिया, अलग अलग एरिया आपका बिजनेस, प्रोडक्शन में अलग अलग स्पेशलिस्ट रख देंगे, एचआर में अलग रख देंगे, आपका अकाउंटिंग में अलग रख देंगे, फाइनेंस में, मार्केटिंग में अलग रख देंगे, तो इनके पास कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तो मेरिट्स में क्या क्या पढ़े हम लोगों ने? लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, स्कोप फॉर एक्सपांशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब आते हैं इसके कुछ नुकसान, तो देखते हैं लिमिटेशंस। कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, फॉर्म होने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें पूरा करना होता है, तब जाके एक कंपनी बनती है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वेरी कॉम्प्लेक्स। लैक ऑफ सिक्रेसी, मतलब इसमें क्या है? ईच पब्लिक कंपनी हैज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफिस में टाइम टू टाइम कंपनी को क्या करना पड़ता है? पूरे अपने साल का इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, जो कि जनरल पब्लिक को भी देना पड़ता है, पता चल जाता है। तो इससे सिक्रेसी बनी नहीं रहती है, सबको पता चल जाता है कि क्या हो क्या है। सो लैक ऑफ सिक्रेसी, डिले इन डिसीजन मेकिंग, अब इतना बड़ा कंपनी है कि नहीं, तो
डिसीजन लेने में डिले होता है। पहले मीटिंग होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगा, वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही मीटिंग लेंगे, तो ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस चला जाता है। और डिसीजन लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना तो और टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग। न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं। सो द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी इज सब्जेक्ट टू लार्ज नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके चलना पड़ता है कि कंपनी होने के बाद, ठीक है। सो ये है आपका लिमिटेशन, तो आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी, डिले इन डिसीजन मेकिंग, न्यूमरस रेगुलेशन। सो आई होप आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपको जो भी लिखना हो, जो भी नोट डाउन करने हो, नोट डाउन आप कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए कॉमर्स एकेडमी, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहिए, भूलिए नहीं। सो थैंक यू।